नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है। आपके डर को इस कदर बढ़ाने हम आ गए हैं कि अब आप हॉन्टेड अर्थ को सुनना कभी छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया की टीम ने एक नया चैनल शुरू किया है, फियर स्टोरीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको इसी आवाज में दहशत भरी, दिल को दहला देने वाली वो डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो शायद पूरे भारत में आज तक किसी ने न सुनी होंगी। अगर आप भी डरना चाहते हैं या उस डर को महसूस करना चाहते हैं तो आइए सब्सक्राइब कीजिए फियर स्टोरीज को, जो कि आपका ही अपना चैनल है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतनी ही अच्छी से अच्छी कहानियां लाने की हम कोशिश करते रहेंगे। और दोस्तों, एक गुजारिश भी है कि अगर आपके पास कोई सच्ची डरावनी कहानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फियर स्टोरीज में एक नई डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। गुड्डू और उसका छोटा भाई चिंटू घर में धमा चौकड़ी मचा करके खेल रहे थे। रोज की तरह पूरा घर सर पर उठा रखा था। उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो उनका घर भूतिया था, लेकिन आज तक उनके घर में कभी भी किसी ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। दोनों बच्चे खेल रहे थे जब गुड्डू ने चिंटू को स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर के स्विच से अंदर की लाइट ऑफ कर दी। मकसद केवल एक ही था, छोटे भाई को शरारत ही शरारत में डराना और परेशान करना। लेकिन अंदर से चिंटू की ऐसी आवाजें आ रही थी मानो जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो, और चिंटू उस इंसान से कह रहा था कि उसे गुदगुदी ना करे और उसके पैरों को न खींचे। गुड्डू तो सोच में पड़ गया था कि अचानक से ये क्या हो गया। मैंने तो इस शैतान को डराने के लिए अंदर बंद किया था और ये उल्टे मेरे साथ खेल रहा है। और उसके इतना सोचते सोचते ही चिंटू अंदर से चीखा, जोर से चिल्लाया। गुड्डू की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसकी चीख सुनकर तुरंत वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुलने वाला नहीं था। गुड्डू 14 साल का था और चिंटू 9 साल का था। इतनी ताकत तो दोनों में से किसी में नहीं थी कि जो दरवाजे को खोल सके, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से हो रही थी। और इसी बीच एक बार फिर से चिंटू की अंदर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज के साथ ये आवाज भी आई, जहां वो अपने भाई से कह रहा था कि भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो। इधर से गुड्डू जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। और उधर अंदर से चिंटू भी भैया भैया चिल्ला रहा था और बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी आवाज से महसूस हो रहा था, लेकिन दरवाजा जब तक नहीं खुलता कोई करता भी तो क्या। और फिर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया। चिंटू के रोने, हंसने या किसी भी तरह की कोई आवाज अंदर से बाहर अब नहीं आ रही थी। गुड्डू बहुत बुरी तरह से डर गया था। वो रोने ही वाला था जब स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। चिंटू बुरी तरह से डरा हुआ था। कांपता हुआ स्टोर रूम से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू और बड़े भाई को सामने देख करके एक राहत की सांस ले रहा था। गुड्डू ने उससे पूछा कि अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जोर से चीखा था और पहले वो हंस क्यों रहा था। चिंटू ने बताया कि उसे लगा था कि गुड्डू उसके साथ ही अंधेरे में वहां पर था और उसे परेशान करके डराने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि तुम ही मुझे गुदगुदी कर रहे हो। लेकिन फिर पैर पकड़ के खींचने पर और किसी के काटने पर जब मैं चीखा और जब बाहर से गुड्डू ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तब मैं बहुत डर गया था और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। चिंटू ने स्टोर रूम के अंदर
अंधेरे में बाहर से आती हल्की सी रोशनी में एक साया देखा, जो गुड्डू तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो जो भी था बहुत बड़ा था और बहुत ही भयानक था। उसकी डरावनी शकल उस हल्की हल्की रोशनी में और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। शाम को जैसे ही उनके पापा राजीव घर पर आए तो चिंटू पापा पापा करता हुआ रोता हुआ उनसे जाकर के लिपट गया और गुड्डू ने डरते डरते अपने पापा को सारी बात बता दी। राजीव ने अपने बच्चों की बात सुनी और सोचा कि बच्चे खेल खेल में शायद अंधेरे से डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने चिंटू को गोद में उठाया और उसके गालों को खींचते हुए कहा कि मेरे शेर जैसे बेटे को डरा दिया उसने। अच्छा, अभी देखता हूं कि कैसे मैं उसे मार करके ठीक करता हूं। और इतना कह के उन्होंने ऑफिस का बैग रखा और सीधे स्टोर रूम में चले गए। उनके अंदर जाते ही स्टोर रूम का दरवाजा धीमे धीमे अपने आप बंद हो गया। दोनों बच्चों की आंखें फैलती चली गईं और चिंटू गुड्डू को पकड़ करके फिर से रोने लगा। अंदर से आती आवाजें दोनों बच्चों ने साफ साफ सुनी। ऐसा लग रहा था कि अंदर पता नहीं कितना घमासान युद्ध छिड़ा हुआ हो, जैसे 4-5 लोग लड़ रहे हों। एक बार फिर दोनों बच्चों ने अपने पापा को बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और थोड़ी देर के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और अंधेरे में से राजीव धीमे धीमे बाहर आया और अजीब सी आवाज में दोनों बच्चों को देखते हुए बोला, अंदर एक बड़ा सा चूहा था, मार दिया मैंने। अब डरना मत, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चे खुश हो गए कि पापा ने सब ठीक कर दिया है। खाना खाकर रात को जब सो गए तो गुड्डू ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई चल रहा हो। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। डरे सहमे से गुड्डू ने धीमे धीमे से चादर चेहरे पर से हटाई तो देखा कि बगल वाले बिस्तर पर चिंटू नहीं था। तुरंत उठ के उसने दरवाजे से बाहर झांक करके देखा तो पाया कि राजीव चिंटू को गोद में लेकर के स्टोर रूम की ओर धीमे धीमे जा रहा था और उसके स्टोर रूम में घुसते ही दरवाजा एक बार फिर अपने आप बंद हो गया। गुड्डू धीमे से बिना कोई आवाज किए चुपचाप सांसें भी धीमे धीमे लेता हुआ कमरे से बाहर निकला और दबे पांव उसी स्टोर रूम की तरफ जाने लगा और वहां जाकर दरवाजे के की होल से झांका तो उसका खून वहीं का वहीं जम गया, क्योंकि उसने देखा कि चिंटू फर्श पर वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था और राजीव किसी जानवर की तरह अपने हाथों और घुटनों के बल उसके चक्कर काटता हुआ उसे सूंघ रहा था और अजीब अजीब सी आवाजें करता हुआ रह रह के गुर्रा रहा था। गुड्डू की तो आवाज ही एकदम से घुट करके रह गई थी। वो बाहर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। वो कैसे अपने भाई को बचाए, बस उसके दिमाग में यही चल रहा था, लेकिन कैसे ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही उसकी आवाज के साथ साथ उसकी सांस भी घुटने लगी थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। लाख कोशिश के बावजूद उसकी सांस नहीं आ रही थी। गुड्डू ने देखा कि कैसे उसके पिताजी राजीव, जो चिंटू के चारों ओर घूम रहे थे घुटनों के बल और उसे सूंघ रहे थे, अचानक रुक गए। हवा में सर उठा के 1-2 बार इधर उधर सूंघा और फिर गुर्राते हुए दरवाजे की ओर देखा, जहां दरवाजे के इस पार गुड्डू था। राजीव वैसे ही जानवर की तरह दरवाजे की ओर भागा
और की होल पे आंख लगा के देखने लगा और साथ ही गुर्राने लगा। गुड्डू एक डरी हुई और दबी हुई चीख के साथ गिर पड़ा और घिसक घिसक के पीछे खिसकने की कोशिश करने लगा, पर हालत ये थी कि वो चाह करके भी हिल नहीं पा रहा था। और उसी वक्त उसके इस डर के ऊपर एक जानी पहचानी लेकिन थोड़ी बदली आवाज ने उसका ध्यान बटा दिया। यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? पलट के जब गुड्डू ने देखा तो उसे तो क्या, उस बच्चे की जगह कोई और भी होता तो उसे यकीन न होता। पीछे उसके पापा राजीव खड़े थे। गुड्डू चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे की ओर वापस चल दिया और जब जब पीछे पलट करके उसने देखा तो राजीव वहीं खड़े होकर स्टोर रूम के दरवाजे के पास से उसे घूरे जा रहा था। गुड्डू अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अभी भी चिंटू अपने बिस्तर पर नहीं था। चुपचाप कांपता कांपता पसीने से तरबतर डरा हुआ सा गुड्डू चादर सर तक ओढ़ करके लेट गया कि उसे चादर के अंदर शायद कोई कुछ और नहीं कह पाएगा, लेकिन चादर के बाहर से आती एक आवाज उसको सांस तक रोकने पर मजबूर कर चुकी थी। साफ साफ समझ में आ रहा था कि कोई कमरे में अंदर आया और चिंटू के बिस्तर पर लेट गया। गुड्डू ने पलट के देखा तो चिंटू दूसरी ओर मुंह करके लेटा हुआ था। गुड्डू ने एक बार धीरे से कहा, चिंटू चिंटू चिंटू। चिंटू ने धीरे से करवट बदली और गुड्डू ने जब देखा तो वो देखकर उसकी चीखें निकल गईं। चिंटू ने जिस साये के बारे में बताया था ये वही साया था। चिंटू नहीं था वो, और उसने देखा कि ये सब तो वो एक सपना देख रहा था। गुड्डू ने अपने माथे पे आते पसीने को पोंछा ही था कि उतनी देर में राजीव अंदर आया और गुड्डू पर बरस पड़ा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? फिर से तूने उल्टी सीधी पिक्चरें देखना शुरू कर दिया है? जब तुम्हें इतना डर लगता है, इतने सपने आते हैं, तो ऐसी फिल्में क्यों देखता है? आज के बाद से अगर दोबारा ऐसी चीजें देखते हुए मिला ना तो तेरी खैर नहीं है। गुड्डू वैसे ही डरा हुआ था, ऊपर से उसे डांट पड़ रही थी, इसलिए बुरी तरीके से वो रोने लगा। राजीव भी पिता था, उसने गुड्डू को प्यार से चुप कराया। गुड्डू ने रोते रोते अपने बुरे सपने के बारे में राजीव को बताया। सुनकर राजीव जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, अच्छा इस घर में भी भूत है? चलो आज मैं देख लेता हूँ कहाँ है तेरा भूत। इतना कह के राजीव उठा और स्टोर रूम की ओर चला गया। उसके पीछे पीछे डरा हुआ चिंटू भी धीमे धीमे कदमों से जाने लगा और बार बार मुड़ मुड़ के गुड्डू को देखता रहा। उन दोनों के अंदर जाते ही स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर शुरू हुआ कई सारी आवाजें आना, जैसे कोई लगातार चीख रहा हो, दर्द से कराह रहा हो। कुछ देर के बाद में सारी आवाजें, चीखें सब शांत हो गईं और दरवाजा खुला। गुड्डू न जाने उस ओर देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर न तो डर था और न ही फिक्र। गुड्डू बस मन ही मन हंस रहा था। चिंटू बाहर आया और बेहोश होकर के गिर पड़ा। कमरे के अंदर राजीव का शरीर ऐसे पड़ा था मानो उसकी धड़कनें रुक गई हों। जब गौर से देखा तो पता चला कि राजीव अब इस दुनिया में नहीं है। उस घटना के बाद चिंटू को अब इस घर में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और न ही गुड्डू को। दरअसल कुछ दिन पहले राजीव चिंटू और गुड्डू को लेकर यहीं इस घर में शिफ्ट हुआ था। इससे पहले जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वहां राजीव की दूसरी बीवी की मौत अचानक ही बहुत बुरी तरह खराब लिफ्ट के नीचे दब करके हो गई थी। कोई नहीं जान पाया कि वो वहां पहुंची कैसे। बच्चों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए राजीव यहाँ इस नए घर में आ गया था। गुड्डू ने अपनी डायरी में लिखा था,
माँ के साथ पापा ने बहुत गलत किया था। उस रात माँ कितना रोई चिल्लाई, लेकिन पापा माँ को डांटते रहे, थप्पड़ भी मारा। माँ रोती रही, लेकिन पापा ने उनकी बात नहीं सुनी। अपने पुराने घर के स्टोर रूम में जब मैंने झांका तो देखा पापा ने माँ का गला दबा के उन्हें मार दिया था। ये सब कुछ पापा ने सिर्फ अंजलि आंटी से शादी करने के लिए किया था। माँ अभी भी पापा से बहुत नाराज है। उन्होंने अंजलि आंटी को पुरानी बिल्डिंग के लिफ्ट के नीचे दबा करके मार दिया था, और यहाँ नए घर में चिंटू एक जरिया था जिसकी बदौलत पापा उस स्टोर रूम के अंदर पहुंचे थे। माँ ने स्टोर रूम में ही पापा को मार दिया था। अब इस घर में मैं, चिंटू और मेरी मरी हुई माँ तीनों बहुत आराम से रहते हैं, और हमें किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अपने चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।